गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने यूपी पीसीएस मेंस 2019 का जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का डिस्कशन कराया था और इस लेक्चर में मैं जीएस पेपर 3 और पेपर 4 यानी इथिक्स का डिस्कशन कराऊंगा। तो इसका भी सेम पैटर्न है और मैंने उससे पहले लेक्चर में बता दिया है। इसका जो सिलेबस है उसमें आपका सबसे पहला इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, इससे जुड़े क्वेश्चन इसमें आते हैं पेपर 3 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 1 जो कि 8 नंबर का है और 125 वर्ड में लिखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार का विवेचना कीजिए। इसके बाद भारतीय संसद के सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून यानी अफस्पा की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी कभी असावधानिकता के लिए की जाती है, विवेचना कीजिए। फोर्थ नंबर, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? भारत में असमानताओं एवं गरीबी को कम करने के लिए समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है, समझाइए। फिफ्थ नंबर, लघु एवं सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव की व्याख्या करें। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है? भारत में ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करें। 7 नंबर, भारत में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए उचित सुझाव दीजिए। 8 नंबर, भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। 9 नंबर, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ट्रॉपिकल यानी उष्ण जलवायु देश जैव विविधता समृद्ध क्यों होते हैं, समझाइए। 10 नंबर, डिजिटल अधिकार क्या होते हैं? इनके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो ये शुरुआत के 10 क्वेश्चन थे 8 नंबर वाले। इसके बाद जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं वो 12 नंबर वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 11 नंबर, विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 12 नंबर, नाभिकीय भयादोहन भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है, समझाइए। 14 नंबर, नई औद्योगिक नीति में नया क्या है? इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 15 नंबर, विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। 16 नंबर, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 17 नंबर, भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, उन्हें कैसे दूर कर किया जा सकता है, समझाइए। 18 नंबर, भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए, क्या वे समुचित हैं? इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए एवं उसके लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। 20 नंबर, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? यह जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, समझाइए। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 20 क्वेश्चन मैंने बताया आपको पेपर 3 के। इसमें जो क्वेश्चन वो बेसिक से आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन करेंट से हैं, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा घुमाया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि सोशल मीडिया का ये प्रभाव है। तो जनरली सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव पूछा जाता है, जनरली फेक न्यूज़ यही सब संदर्भ लेके। लेकिन यूपी द्वारा इसको थोड़ा सा घुमाया गया है। इसमें पूछा गया है कि सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है।
समझाइए। इन सब के अलावा हम लोगों से ये जनरली यूपीएससी पूछता है कि जो भी योजनाएं चल रही है उस कारण भी हम लोग उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं डेवलपमेंट में। लेकिन यूपी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। तो यहाँ को पॉजिटिव बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ चुनौतियाँ बतानी है लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है और बाकी जो क्वेश्चन है वो बेसिक से ही है। अगर आपने सिलेबस का टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिफाइन किया, उसको अच्छे से काम किया है और प्रैक्टिस किया है तो इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेपर 3 था। आप लोग चलते हैं पेपर 4 पे। तो फ्रेंड्स पेपर 4 में थोड़ा सा अलग है यूपीएससी से। इसमें अलग क्या है मैं बता दे रहा हूँ। यूपीएससी के द्वारा जनरली 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 नंबर के होते हैं, और 6 केस स्टडी पूछी जाती है जो कि 20 नंबर का होता है, यानी टोटल 250 मार्क्स का। लेकिन यूपी का सिलेबस पूरा वही है जो यूपीएससी का है, A to Z। बाकी पेपर में कुछ कुछ यूपी का संदर्भ लिया गया है, लेकिन इथिक्स पेपर में पूरी तरह से यूपीएससी का ही सिलेबस है। लेकिन इसका पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। यूपी के पैटर्न में ये है कि इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 17 जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म पूछे गए हैं, और 3 जो है वो केस स्टडी के फॉर्म पूछे गए हैं। और जो केस स्टडी पूछे गए हैं वो 20 नंबर के नहीं है, या तो 8 नंबर के हैं नहीं तो 12 नंबर के हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में आपको यहाँ पर समस्या आ सकती है, क्योंकि केस स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन 8 नंबर वाले उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नीति शास्त्र क्या है, मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की क्या प्रक्रिया है, क्या नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण में से चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त होती है, विवेचना कीजिए। तीसरा नंबर, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारियां, लोकहित एवं सूचना का अधिकार। चौथा नंबर, सार्वभौम धर्म क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। फिफ्थ नंबर, गांधी के असहयोग आंदोलन पर दार्शनिक दृष्टि से विचार कीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन, लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में विभेद कीजिए। सेवन नंबर, जनता के विरोध के संबंध में अनुनय के गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए। 8 नंबर, इसमें 3 टर्मोलॉजी है, उसको आपको डिफाइन करते हुए प्रसंगता बताना है। तो पहला है पारदर्शिता, दूसरा है जवाबदेही, और तीसरा है दृढ़ साहस का महत्व, यानी संकल्प की स्वतंत्रता का ही दूसरा फॉर्म है। 9 नंबर, हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंध होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बताएं। 10 नंबर, ये केस स्टडी है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन है ये केस स्टडी। तो इसमें हम देखते हैं, आप एक ईमानदार एवं उत्तरदायी सिविल सेवक हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेषित करते हैं। नंबर, एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है, जबकि अनुचित आचरण जीविका के लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। वह है, जब अनुचित साधनों को अपनाने वालों की संख्या बड़ी होती है तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को उपयुक्त कथनों के उनके गुण दोष सहित जांच करना है। आपको गुण बताना है, दोष बताना है, और बताना है कौन सा कथन ज़्यादा सही है, और आप क्या वहाँ पर डिसीजन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेक्शन 1 का था। अब आते हैं सेक्शन बी में 12 नंबर वाले। 11 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक कट्टरता किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन्नति में बाधक होती है, बाधक रही है, विवेचना विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की समकालीन लोक सेवा में भूमिका की परीक्षा कीजिए। इसके बाद अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने में गीता का निष्काम कर्मयोग किस प्रकार सहायक हो सकता है, विवेचना कीजिए। 40 नंबर, सार्वजनिक जीवन में 7 सिद्धांत क्या हैं, क्या वे सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता हैं, मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी के फॉर्म में।
आप एक पीसीएस अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं और विभिन्न चरणों को पार कर व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अहर हो गए हैं। साक्षात्कार हेतु जाते समय रास्ते में आपने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती के साथ कहीं जा रहा है। अचानक उसे आपके सामने दिल का दौरा पड़ता है और बुजुर्ग की पोती आपसे सहायता का पुकार करती है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा कीजिए। इसके बाद 60 नंबर, अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं है जहां संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या है? उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। 17 नंबर, क्या सार्वजनिक सेवाओं में समानुभूति की कोई भूमिका है? उपयुक्त उदाहरण के साथ अपनी बात समझाइए। 18 नंबर, प्रशासन में भावनात्मक बुद्धि की उपदेयता की विवेचना कीजिए। 19 नंबर, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को पोस्ट कीजिए। इसके बाद लास्ट 20 क्वेश्चन, ये केस स्टडी है। मीनू सदैव अपनी सहेलियों को यह बताती रहती है कि उसे समाज सेवा से बहुत लगाव है। उसकी सहेलियों ने पाया कि वह किसी भी समाज कल्याण क्रियाकलाप में सहभागिता नहीं करती है। उसकी एक सहेली के पिता एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंध है तथा वह समाज के गरीब वर्गों के लिए निस्तर समाज कल्याण क्रियाकलाप जैसे मुफ्त कपड़े एवं दवाइयों का वितरण आयोजित करते रहते हैं। मीनू की सहेली ने कई बार एनजीओ के लिए समय देने के लिए कहा, पर मीनू ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। मीनू के व्यवहार के लिए क्या संभावित स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं? मनोवैज्ञानिक तौर पर औचित्य सिद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये टोटल मैंने 20 क्वेश्चन कराया, जिसमें से 17 क्वेश्चन थे और 3 केस स्टडी थी। अब मैं इस क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, लगभग इसमें से 70-80% यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन, नीति शास्त्र क्या है, मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। ये 2016 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है। नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की क्या प्रक्रिया है? क्या नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण चरित्र निर्माण हो सकता है? ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन नए थे, सार्वभौम धर्म क्या है और गांधी जी का असहयोग आंदोलन में दार्शनिक दृष्टिकोण। तो ये थोड़ा सा अलग था, दो क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन 100% ए टू जेड रिपीट क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन। लोक सेवकों के अधिकारी तंत्रीय वृत्ति एवं लोकतंत्रीय वृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय वृत्ति में भेद कीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तीनों के तीनों क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। इस सब के अलावा ये क्वेश्चन जो है 9 नंबर, ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। महिला उत्पीड़न को लेकर हूबहू यही क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है। आप एक ईमानदार और सिविल सेवक है, और ये बैक टू बैक पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यूपी ने इसको फिर से दोबारा पूछ दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन नया था, धार्मिक कट्टरता वाला, और कार्ल मार्क्स वाला भी नया क्वेश्चन था, और साध वाला भी नया क्वेश्चन था। हाँ, ये सार्वजनिक सिद्धांत में, सार्वजनिक जब सात सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी द्वारा। और ये पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन 17 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये केस स्टडी के फॉर्म में। और हाँ, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ, निर्धनता वाला, निर्धनता भ्रष्टाचार को प्रेरित करती है। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 18वां क्वेश्चन भी भावनात्मक बुद्धि का 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक है। और 19वां क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 20वां क्वेश्चन एक नया टाइप से केस स्टडी था, लेकिन ये भी अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ केस स्टडी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 3 केस स्टडी में 2 क्वेश्चन केस स्टडी यूपीएससी द्वारा पूछा गया है पहले ही, और एक केस स्टडी को तो 2 बार पूछा गया। इसके अलावा क्वेश्चन में भी 17 क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा रिपीटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप यूपीएससी के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं 13 से लेकर 19 तक के, तो आपके 80% क्वेश्चन यूपी में लड़ जाएंगे, डायरेक्ट लड़ जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी जो 10-15% जो क्वेश्चन अलग है, उसको आप सिलेबस के थ्रू उसको पढ़ लीजिए, किसी नोट्स के द्वारा पढ़ लीजिए, या अन्य जो मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट है उसको कर लीजिए, तो आप इसको उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एडी सिविल सर्विसेज, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।